सिद्धचक्रं विशुद्धं स्मरति न मतियो वा सौति सोऽप्येति मुक्तिम् स्मरति न मतियो वा स्तौति सोऽप्येति मुक्तिम्। आइए दिनेश जी। एक मिनट बस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले हम आप सभी को एक बार जो गूगल फॉर्म है उसका एक बार वॉक थ्रू करा देंगे और उसके बाद कुछ स्लाइड्स हैं वो बताते हुए फिर हम आज का व्याख्यान आदरणीय भाई साहब का प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जो गूगल फॉर्म है आपने शायद अभी तक एक बार देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो हम थोड़ा सा एक बार बता देना चाहते हैं। ये फॉर्म है, पूरा फॉर्म इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। आप पर जैसा जैसा पढ़ते जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी इधर बस एक बात मैं हाईलाइट करूंगा और वो ये है कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपके एप्लीकेशंस का रिव्यू ब्लाइंड होगा। रिव्यूअर्स को आपका नाम, आपका कौन सी कक्षा में हो, आपने कौन से विद्यालय में हो या उत्तीर्ण हो गए, ये सारी जानकारी उनके पास नहीं होगी क्योंकि पारदर्शिता बनी रहे। विद्यालयों में मुख्यतः हम जो शास्त्री के विद्यालय हैं उन विद्यार्थियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वे इसमें जुड़ेंगे, लेकिन सभी के लिए ओपन है तो ऐसा कोई बंधन नहीं है। और उसके बाद आप इधर कक्षाओं में अपने अपने लिख सकते हैं। यदि आप शास्त्री हो चुके हैं तो स्नातक, अथवा तो आप शास्त्रीय विद्यालयों से नहीं है लेकिन कॉमर्स या कोई दूसरे स्ट्रीम से है तो इधर अदर का ऑप्शन है। कुछ जनरल क्वेश्चंस है, आपके पास लैपटॉप या पीसी है या नहीं है। यदि नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें जानकारी चाहिए। आप अपना वीडियो ऑन रखने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, क्योंकि उपयोग उसके बिना नहीं लग पाता। और फिर कुछ विशेष प्रश्न हैं। आपको जैन दर्शन के किस क्षेत्र में अधिक रुचि है, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, इसमें से अनेक है, कुछ और बाकी रह जाता है तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं। भाषाओं का ज्ञान, प्राकृत का कैसा ज्ञान है, अंग्रेजी का, आंग्ल भाषा का, संस्कृत का। और यदि आपने अभी तक कोई लेख लिखा हो जो यदि प्रकाशित हो गया हो तो अच्छी बात है। अगर प्रकाशित नहीं भी हुआ हो तो भी आप उसे कोई एक लेख आप अपना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकेगा। उसके बाद अब ये आपके कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। 250 शब्दों में आपको इन दो विषयों में से कोई एक विषय पर लिखना है, कुछ एक पैराग्राफ लिखना है, लेकिन वो 250 शब्द में सीमित करना है। आप चाहो तो शब्द संख्या गिनने के लिए ये एक लिंक यहाँ दी गई है, आप उसमें से जाके शब्द संख्या आप अपनी गिन सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन 250 शब्दों के अंदर आना चाहिए वो। आप प्राकृत में लिख सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, भाषा का कोई बंधन नहीं है। इसमें उद्धरण आदि का या ऐसा कोई विशेष आग्रह नहीं है, लेकिन आप एक थोड़ा सा कोशिश, इसमें ये अपेक्षा रहेगी कि शोध परक कुछ लिखा जाए। प्रयास मात्र अपेक्षित है, सही तो हम भी नहीं कर पाएंगे, आप भी नहीं कर पाएंगे, अभी हम सब सीख रहे हैं। और आपको यहाँ उसे टाइप करके यहाँ पूरा लिखना है, पेस्ट करना है अगर कहीं और लिखा हो तो। ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें आपको प्रूफ रीड करना है। तो कुछ विराम चिन्ह, अक्षर आदि की कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, एक इंग्लिश में है एक हिंदी में, ये दोनों कंपलसरी है, तो आपको ये शुद्ध करके बस लिखना है इसका सही वर्जन। और एक और एक्सरसाइज है जिसमें हमने एक श्लोक छंद दिया है 6 डाला ग्रंथ से, तीसरी और चौथी लाइन है ये, इसलिए ये CD लिखा है। और इसमें आपको 100 शब्दों में कोई एक कुतर्क बता करके उसका खंडन करना है इस छंद की व्याख्या के रूप में। तो एक आर्ग्यूमेंट कैसे डेवलप हो सकती है इसका थोड़ा सा आपको एक झलक मिलेगी। और अंतिम प्रश्न है कि आप कार्यशाला में क्यों प्रतिभागी बनना चाहते हैं। ये 50 शब्दों से ज्यादा अधिक में नहीं लिखना है।
इन सभी बातों के आधार पर आपका इवैल्यूएशन होगा और आपको 3 तारीख तक ये फॉर्म सबमिट करना है, 3 तारीख की रात तक, और उसके बाद फॉर्म बंद हो जाएगा। आपको 10 तारीख तक हम ईमेल से बताएंगे जो स्वीकृत हो चुके हैं। जो नहीं हो पाए कोई बात नहीं, ये प्रथम वर्कशॉप है। यदि संभव हुआ और आगे ऐसा चलता रहा तो हम और इसको करेंगे। लेकिन आपको यदि इसमें कोई प्रश्न हो तो आप अभी अथवा बाद में हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो चैट में भी लिख सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब मैं कुछ स्लाइड्स बस आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इस वर्कशॉप के माध्यम से एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिख रहा होगा, ये कुछ जर्नल्स के फोटोज हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि हम इन शोध पत्रिकाओं में लिखने के लिए तैयार हो जाएं। तो कुछ इसमें से पहले चलती थी, अभी शायद नहीं है, कुछ नई आ गई है, और ये एक छोटा सा लिस्ट है। और भी अनेक पत्रिकाएं हैं जो जैन दर्शन से संबंधित विषयों पर प्रकाशन आदि उनमें होता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैन दर्शन के ही जो जर्नल्स हो उसी में हम लेख लिखें। कुछ सामान्य विषयों पर भी जर्नल्स होते हैं, तो जैसे कि भारतीय दर्शन पर है या पाश्चात्य दर्शन पर, उसमें आप जैन दर्शन के विषय को आधार बना के कुछ लिखते हैं, तो ये सब भी पॉसिबल है। बट ये तो एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बस जर्नल्स के कुछ नाम थे। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। अनेकांत जर्नल है जिसको जुगल किशोर जी मुख्तार ने काफी सालों तक उसको प्रारंभ से लेकर उसको पूरा किया, आगे फिर अन्य विद्वानों द्वारा भी उसे आगे बढ़ाया गया। आज भी वह पत्रिका प्रकाशित होती है, जर्नल। तो आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़कर थोड़ा सा आइडिया आ सकता है कि किस प्रकार के आर्टिकल्स जर्नल्स में आते हैं। ये एक सैंपल है, बहुत प्रकार और हो सकते हैं। ये प्राकृत विद्या आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब अभी जिसके संपादक हैं, उसके ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसमें से भी आपको पढ़कर कुछ एक आइडिया आ सकता है कि लेख किस किस विषय पे कैसे कैसे लिखे जा रहे हैं, आप किस पे लिख सकते हो, कौन से विषयों में आपको अधिक रुचि डेवलप होती है। ये एक आर्टिकल का बस एक ओपनिंग पैराग्राफ और टाइटल है, इंग्लिश में है। ऐसे और भी अनेक लेख हैं। ये भी एक और लेख है जो स्यादवाद पर है। काफी विस्तृत लेख लिखे जा सकते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ये भी कुछ है। अच्छा, अब वर्कशॉप के बारे में बस थोड़ा बता के फिर हम पूरा करेंगे। तो जो 3 दिन की कार्यशाला होने वाली है उसमें ये 6 सेशंस होंगे। 3 अभी ये लिखे हैं, जिसमें प्रथम सेशन में इंट्रोडक्शन किया जाएगा। थ्योरी लेवल पर एक रिसर्च पेपर या रिसर्च राइटिंग के समय जो एक कॉमन थीम्स होते हैं जिन पे ध्यान रखना चाहिए, उसकी चर्चा होगी। और दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, इन दोनों सेशंस में आपसे भी कुछ अभ्यास कराया जाएगा और आपको एक एक चीज का सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, यथा योग्य सब बातें होगी। कहाँ कैसी मिस्टेक्स होती है, कई बार कुछ एक मिस्टेक के कारण वो पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं। जर्नल्स का ये एक नॉर्मल सिस्टम है। 100 पेपर रिजेक्ट होते हैं तो 5-10 पब्लिश होते हैं, क्योंकि रिसर्च इतना इजी नहीं है पब्लिश होना। तो पेपर्स में एक्यूरेसी कैसे आए, हर चीज में थोड़ा थोड़ा इशारा हम करेंगे, कोशिश करेंगे इसका अभ्यास करें, और आपको भी एक सामान्य परिचय तो हो ही जाए। इसके बाद आर्ग्यूमेंट कैसे डेवलप होती है, जो इस विषय पे पहले जो काम हो चुके हैं उसको कैसे समराइज करना, कैसे लिखना, आदि अनेक बातों को लेकर के ये 2 सेशंस होंगे। उसके बाद जो बाकी के और 3 सेशंस हैं, तो संदर्भ कैसे लगाना, फुट नोट, एंड नोट, कोई वेबसाइट है तो उसमें कोई ब्लॉग है, कोई पेज है, कोई रिसर्च पेपर है, कोई कॉन्फ्रेंस के प्रोसीडिंग्स हैं, कोई सेमिनार के कार्यशाला के जो शोध पत्र आदि छप जाते हैं वे हैं,
कोई बुक है, बुक में से कोई एक अंश है, आदि अनेक प्रकार के। फिर जो इंग्लिश में जब संस्कृत के या प्राकृत के वाक्य को लिखते हैं तो हमें कुछ निशान लगाने पड़ते ताकि उनका उच्चारण शुद्ध हो सके। ये कुछ बातें सिखाई जाएगी। कुछ सामान्य कंप्यूटेशनल टूल्स, वेबसाइट्स, इंटरनेट रिसोर्सेज जो हमें मदद कर सकते हैं, डिक्शनरीज और बहुत कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, पीडीएफ वगैरह, बहुत कुछ आपको पता भी होगा। और एक अंतिम है रिसर्च एथिक्स, नैतिकता कैसे बनी रहे, शोध करने में कहीं भी कोई प्रकार की अनैतिक व्यवहार ना हो, और उसके ऊपर थोड़ा एक फोकस करती हूँ। और अंत में प्रश्नोत्तर भी रख सकते हैं, उस दिन जैसा समय रहा उस हिसाब से देखेंगे। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया लगता है, लेकिन अभी 3:45 हो चुके हैं और हम आई थिंक व्याख्यान के लिए भी तैयार हैं। तो दीदी अब आप आगे। थैंक यू जिनेश। आई थिंक अब क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, गूगल फॉर्म बहुत ही सिंपल सा है भरने के लिए, तो और सभी स्मार्ट बच्चे अभी तो सब भर सकते हैं। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो ईमेल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप हमसे ईमेल से कांटेक्ट करें। अब आप हमें जानते ही हैं, वैसे भी आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमेल से कांटेक्ट करते हैं तो वो एक फॉर्मल तरीका, एक हमको हैबिट लगाने वाली बात है। हम लोग इतने पेपर्स जो लिखते हैं, इतनी जगहों पर लिखते हैं, इतने लोगों से टच में रहते हैं, पर हमारे पास किसी के नंबर्स नहीं होते, हमारे पास सबके ईमेल्स होते हैं और लोग उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ये एक हैबिट बिल्डिंग के लिए हमने कोशिश की है कि इस बार ये नंबर्स नई प्रचारित किए, हमने ईमेल प्रचारित किया है। और रिसेंटली भी अभी जैसे आपने देखा होगा कि रजिस्टर करने के लिए भी हमने ईमेल आपको बोला था, मतलब जूम से जो आपने रजिस्टर किया, अब आपको जो भी हम कार्यक्रम करेंगे इसके थ्रू में, तो आपको उसकी जानकारी ईमेल के थ्रू मिलती रहेगी, तो ये एक आसान हो जाता है। बाकी कल वीर सागर चाचा ने बहुत सारी बातें हमको बताई थी। उन्होंने जैसे एक हमको बताया था शुरुआत में ही कि एमए, एमफिल और पीएचडी के दौरान हमको बहुत जरूरत पड़ती है रिसर्च पेपर्स लिखने की। तो जैसे कि एमफिल तो अब सरकार ने बंद भी कर दिया है, एमए में उन्होंने कंपलसरी कर दिया है पेपर्स लिखना, थीसिस डिसर्टेशन सबमिट करनी होती है, पीएचडी में करनी होती है। पीएचडी में 2 पेपर्स लिखने, प्रकाशित करने जरूरी होते हैं। इसके अलावा भी लिखते हैं लोग। मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि हो सकता है कि आप रिसर्च बैकग्राउंड से ना हो, या फिर आप किसी एजुकेशन बैकग्राउंड से भी ना हो, आप किसी खेती के बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप दुकानदारी में हो सकते हैं, आप कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक रिसर्चर को एक थिंकर होना जरूरी है। तो अगर आप विचार करते हैं, आपके मन में प्रश्न आते हैं कि भाई ये कैसे होता है, ये काम कैसे, जैसे कि त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम अभी कहाँ लिखा गया है, और ये ऐसा क्या था इसमें जो गौतम स्वामी से नहीं बना, तो इसके बारे में हम बहुत जगह से पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और एक जगह कंपाइल कर सकते हैं। और वो कंपाइल करने के बाद जो मतलब बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है रिसर्च करके, ढूंढ कर सब कुछ एक जगह पर लिख कर, तब हमारा मन करता है कि हम इसको पब्लिश कराएं। और एक एक उदाहरण आपको छोटा सा देना चाहती हूँ। एक कल्याण कारकम करके ग्रंथ हमें मिला है। अब ये ग्रंथ लिखा है एक जैन आचार्य हुए हैं उग्रादित्य नाम के। हमने इनका नाम नहीं सुना, आचार्य हैं, मुनि नहीं आचार्य हैं, उग्रादित्य। हमने इनका नाम नहीं सुना, इनका ग्रंथ हमारे मंदिरों में ही हमको मिला है। और उसमें वैद्यक ग्रंथ है। वैद्यक मतलब कि आयुर्वेद से रिलेटेड, यानी कि मेडिसिनल जितनी भी क्वालिटीज जितनी भी चीजें हमारे आसपास अवेलेबल हैं, हम उनका कैसे यूज करके बीमारियां ठीक कर सकते हैं, वो एक ग्रंथ मिला है। प्लस उसमें उद्धरण के साथ में ये दिया गया है कि पूज्यपाद स्वामी उन्होंने भी एक वैद्य ग्रंथ लिखा था, समंत्र भद्राचार्य उन्होंने भी एक वैद्य ग्रंथ लिखा था। तो हमारे आचार्यों का योगदान सिर्फ अध्यात्म और न्याय तक सीमित नहीं है, आचार्यों ने बहुत काम किया है, और उस काम को प्रिजर्व करने के लिए हमें आज जरूरत है कि हम ये रिसर्च में थोड़ा आगे बढ़े। और एक बात आपको आखिरी बताती हूँ। चाचा ने वीर सागर चाचा हमेशा ये बात कहते हैं
कि हम जानने और मानने में अंतर होता है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं या हम फील नहीं कर पा रहे हैं। हम कोई चीज मानने ना लगे इस डर से हम शायद वो चीज को जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो हम ऐसा न करें, हमें एक रीडिंग हैबिट हो। आपको जो गूगल फॉर्म दिया है ना, उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि आपके पास खुद की लाइब्रेरी है या नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सबके पास हो ही अपनी लाइब्रेरी, आपके पास अपनी एक लाइब्रेरी के लिए एक्सेस भी होना चाहिए। लेकिन जो रीडर्स होते हैं, जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, जिन्हें जानकारी कलेक्ट करना अच्छा लगता है, उनके पास अपनी लाइब्रेरी अपने आप बन जाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि कहीं मुझे वो बात मतलब कहीं मैं कुछ पढ़ूं और मैं उसे ही मानने लग जाऊं, तो ये बात हमें थोड़ी समझनी चाहिए कि अगर हम कुछ जान लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वही मानने भी लग जाते हैं। चाचा, अगर मैं कुछ गलत बोला हो तो आप ठीक कीजिएगा। और अब मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप आज का व्याख्यान शुरू करें और ढेर सारी बातें हमें बताएं। और उसके बाद हमारे पास पापा हैं, शांति चाचा हैं, मौसाजी हैं, बहुत सारे विद्वान हैं। हम उनके अनुभवों के बारे में जानेंगे। चाचा। चाचा आप म्यूट हैं। नमो जिणाणम। देखिए, कल हमने इस बात को समझने की कोशिश की थी कि शोध एक स्वस्थ समाज का चिन्ह है। स्वस्थ समाज की, स्वस्थ राष्ट्र की पहचान है कि जहां पर निष्पक्ष होकर प्रमाणों के आधार पर किसी भी बात को प्रस्तुत किया जाता है, चर्चा की जाती है, संवाद किया जाता है। और ये संवाद भले एक सतत प्रक्रिया है, कभी भी इसका कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं होता है, लेकिन ये एक बहुत सुंदर समाज का निर्माण करती है और इससे दर्शन का, तत्व चिंतन का बहुत विकास होता है। मतभेद विकास का कारण बनते हैं। हाँ, मतभेद के साथ मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनभेद विनाश का कारण बनते हैं। भारतीय संस्कृति का सौंदर्य है कि हम जो हमसे विपरीत कहता है उसे भी शांति से सुनते हैं और प्रमाणों से, युक्ति से उसका उत्तर देते हैं। उससे नाराज नहीं होते हैं, उससे द्वेष नहीं करते हैं, उसे मारने की कोशिश नहीं करते हैं, उसे भगाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये एक सुंदर समाज की पहचान है। और आज का समय इसीलिए बहुत अच्छा है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शोध युग है। इस समय शोध को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने कल विस्तार से अतीत में जाकर ये देखा कि कैसे कैसे जो व्यक्ति सत्य को कहते थे उनको जहर का प्याला पिला दिया जाता था या फांसी पर लटका दिया जाता था, या जो व्यक्ति चर्चा करते समय पराजित हो जाता था उसका नाना तरह से अपमान किया जाता था। गधे पे बिठाकर निकाला जाएगा, तुम्हें हमारे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। ये सब स्वस्थ समाज के चिन्ह नहीं है, बल्कि आज जब हमें स्वतंत्रता मिली है, बहुत हम एक स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं, तो ये शोध का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम सब साथियों को इसके महत्व को अच्छी तरह समझना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए।
इससे विचारों के बहुत वातायन खुल गए हैं, हमको भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है और हमें भी बहुत सिखाने को मिल रहा है। और इसीलिए हमने कल आपको प्रेरणा दी थी कि भैया शोध के क्षेत्र में आगे आओ। ये जो शोध की कार्यशाला अभी होने वाली है 2-3 दिन की, उसमें सब लोग भाग लें, उसको समझें। शोध पत्र कैसे लिखे जाते हैं, शोध कार्य कैसे किए जाते हैं, शोधार्थी में क्या गुण होते हैं, प्रमाण कैसे दिए जाते हैं, उनको संदर्भ ग्रंथों को कैसे जुटाया जाता है, सामग्री संकलन कैसे किया जाता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और इनको समझ करके हम बहुत भारी काम कर सकते हैं, अपना लाभ भी कर सकते हैं और अपने विचारों को दूर दूर तक पहुंचा भी सकते हैं। इसलिए हम सबको इस शोध के क्षेत्र में जरूर से जरूर अपनी शक्ति अनुसार कदम बढ़ाना चाहिए। ये हमारा कल का सामान्य अभिप्राय था। और मैं ये कहना चाहता था, ये कहना चाहता हूं अभी भी। देखो, जो हमारे लगभग 1000 साथी हैं जिन्होंने शास्त्री किया है, आचार्य किया है, उन सब से के लिए हम ये कार्यक्रम मुख्य रूप से कर रहे हैं। और उनसे जो कहना चाहते हैं वो संक्षेप में बात इतनी सी है कि वे पीएचडी करें, हम ये कहना चाहते हैं। माने वे शोध उन्होंने शास्त्री किया है तो आचार्य भी जरूर करें, और आचार्य किया है तो अब पीएचडी भी जरूर करें। मैं समझ रहा हूं कि मेरी बात कैसी आपको, कितने ही लोगों को कुछ अटपटी लग सकती है। ये सदा से होता आया है। कुछ लोग कहेंगे हमें आत्मा के कल्याण की बात बताओ, ये पंडिताई में क्यों उलझा रहे हो, ये पंडिताई क्या करना। मैं बहुत सोच रहा हूं इस विषय पर, और आपको कैसे क्या कहूं। मैंने 10-12 पेज के नोट्स बनाए हैं। कल से इस विषय पर चिंतन कर रहा हूं कि आपको कैसे क्या कहूं, आप समझेंगे। कुछ मैं कहना चाहता हूं, कुछ देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आत्म कल्याण पीएचडी के बिना नहीं होगा, ये मेरा मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देखो, हम बार बार कहते हैं हमारे 2 उद्देश्य हैं, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। तो तत्व प्रचार के लिए पीएचडी बहुत अधिक सहयोग करती है, ये मैं कहना चाहता हूं। हमें जो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए पीएचडी हमारी बहुत अधिक सहायता करती है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि ये कोई हवा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इसको नहीं करते हैं, छोड़ के बैठ जाते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। और क्या क्या नुकसान होता है ये सब आपको सोचना है। देखो, पीएचडी को एक रिकॉग्निशन मिली हुई है, एक मान्यता मिली हुई है, एक अच्छा मंच मिला हुआ है। जब आप पीएचडी करते हैं तो आप एक तरह से सरकारी मान्यता प्राप्त हो गए कि आप निष्पक्ष विद्वान हैं, आप प्रमाणों के आधार पर कुछ कहते हैं, ऐसी आपको समाज में, सरकार में मान्यता मिलती है, आप स्थापित होते हैं।
और आप जो बात कहते हैं वो सुनी जाती है। जैसे देखो, हमने शास्त्री क्यों किया? शास्त्री किए बिना भी आत्म कल्याण हो सकता था। हमने आचार्य शास्त्री ये विद्यालय क्यों खोले और विद्यालयों में हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारा ज्ञान व्यवस्थित हो जाए। अभी हालात क्या है कि हमको कुछ आता है और हम अपने घर में तो बोल लेते हैं, लेकिन जब हम दूसरे के साथ बैठते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। हमारे पास में प्रमाण नहीं होते हैं, हम उनको दिखा नहीं पाते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो जैन दर्शन की बात है, मूल ग्रंथों की बात है। जैन दर्शन के प्राचीन ग्रंथों में अभी तो दिक्कत ये हो रही है कि हम बहुत ज्यादा हिंदी के कोई कोई कथन बोल देते हैं, और अभी कोई हमसे ठीक से लक्षण भी, अरिहंत का क्या लक्षण है, जिन का क्या लक्षण है, प्रमाण का, उस चीज के लक्षण भेद प्रभेद कहाँ कहाँ है, कौन ग्रंथ में ये बात आई है। अभी मान लो मैंने बोला नमो जिणाणम, और कोई मेरे से पूछ ले नमो जिणाणम आपने कहाँ से बोला, तो हमारे पास ये प्रमाण होना चाहिए कि ये पंचास्तिकाय की पहली गाथा में आया है, ये धवला ग्रंथ में भी आया है, 4 जगह नमो जिणाणम आया है। ये मैं जब दिखा दूंगा तब लोग कहेंगे हाँ बोलना उचित है। अगर हमने कहा कि तुम जय जिनेन्द्र की बजाय जयदु जिनिंदो बोलो, तो वो कहाँ आया है? जब आप बताएंगे कि मूलाचार में आया है तब लोग स्वीकार करेंगे कि बात। देखो, जब हम बात को दूसरे लोगों के साथ मंच पर बैठना और ज्ञान की चर्चा करना, उसके लिए आपको निष्पक्ष और प्रमाण सहित बात कहना बहुत जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति शास्त्री ना हो और अपने गांव के मंदिर में प्रवचन करता हो तो कहने को तो वो भी विद्वान है, लेकिन जब वो शास्त्री कर लेता है तो उस पर एक सील लगती है। वो जैसे कागज के टुकड़े की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस पर गवर्नर का साइन हो जाए तो वो वैल्यूएबल बनता है। ऐसे ही ये शास्त्री की डिग्री से, आचार्य की डिग्री से, पीएचडी की डिग्री से हमको एक मान्यता मिलती है। जैसे बाजार में लोकल माल भी मिलता है और कंपनी का भी मिलता है, पर कंपनी का खरीदना पसंद करते हैं, भाई ISI मार्क का दो। ऐसे ही जब हम पीएचडी कर लेते हैं तो हम पर एक सील लगती है, हमको एक ISI मार्क का मिल जाता है। हम दूसरों के साथ बात करते हैं तो हम कह सकते हैं हम भी पढ़कर आए हैं। और दूसरी बात यह है, देखो दोनों बातें हैं, मैं टूटी फूटी कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब लोग मैं क्या कहना चाहता हूं आप उसे समझना। ये सदा से संकट आया है। कोई जब विद्यालय खोलने चले, जब दादा भी विद्यालय खोलने चले तो बहुतों ने कहा इसकी क्या जरूरत है, लेकिन जब खुला तो आज हम उसका लाभ देख रहे हैं। हम मूल धारा में मिलकर बात कर पा रहे हैं। जब आप पीएचडी करेंगे तो आप सबके साथ ताल ठोक कर, छाती ठोक कर बात कर सकते हैं। और उसका कारण ये होगा कि आप केवल सील नहीं लगती है, हमारे अंदर कुछ गुण भी वैसे विकसित होते हैं, बहुत फर्क पड़ जाता है, हमारे सोच में फर्क पड़ता है, हमारे काम करने के तरीके में। अभी हमको कोई जरा हमारे विरुद्ध बात कहे
तो हमको चिढ़ सी छूटती है, और तब हम उसकी बात को शांति से सुनते हैं, उसका प्रमाण खोजते हैं, उसका सब प्रमाण निराकरण कर, हम शांति से बात को आगे पीछे सोचते हैं, उसे भी अपना भाई समझते हैं, एक तरह की सद्भावना भी जागृत होती है, और एक एक अलग ही टाइप का भाव पैदा होता है जो बहुत जरूरी है स्वस्थ परिचर्चा के लिए। इसलिए मेरा सबसे ये कहना है कि पीएचडी जरूर करो, जैसे शास्त्री की है और अपूर्व लाभ उठाया है, जैसे आचार्य किया है और अपूर्व लाभ उठाया है। मैं कह भी नहीं पा रहा हूं, मेरे पास वे वचन भी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखो, आप मेरी बात को ऐसे मत लेना कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आत्म कल्याण नहीं कर, पीएचडी नहीं करेंगे तो आप आत्म कल्याण तो तुष्मासम घोषंतो जैसे शिवभूति भी कर सकते हैं। कल भी मैंने थोड़ा संकेत व्यक्तिगत शोध और इस सरकारी शोध भेद करके बात कही थी, लेकिन अगर आपको जैन तत्व ज्ञान को स्थापित करना है, प्रचारित करना है, तो आपको पीएचडी करना अनिवार्य है, अनिवार्य है। आप उसके बिना आप सबके बीच में सब प्रमाण चीज रखना नहीं सीखेंगे, उनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, उनकी बातों को अब आज में कहीं भी कोई जैन ज्योतिष की कोई ज्योतिष पर गोष्ठी होती है, हम चले जाते हैं, और जैन ज्योतिष क्या है, व्याकरण पर गोष्ठी होती है यूनिवर्सिटी संस्कृत डिपार्टमेंट में, और हम जाते हैं, हमें बुलाया जाता है और हम जैन व्याकरण पर अपना मत रखते हैं। ये गलत बात है, ये अच्छी है। डॉक्टर राकेश जी कह रहे हैं कि पीएचडी करने के बाद अभिमान होता जाता है, अभिमान होता देखा जाता है। देखो भाई, किसी भी चीज का दुरुपयोग हो सकता है, धर्म का भी लोगों ने दुरुपयोग नहीं किया क्या? हर चीज का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। आप तत्व ज्ञान की भावना से करें, अहंकार ना करें, अहंकार करने के लिए पीएचडी ना करें, उपाधि के लिए उपाधि ना लें, लेकिन आप ये तय करें कि आप विद्वान किस। देखो, हमारी चर्चा कहां से शुरू हुई है, ये शोध की बात कहां से उठी है कि उच्च कोटि के विद्वान कैसे बने। ये जो ये जो हमारी इसका असली स्रोत है इस चर्चा का, वो यहां से उठा है कि हम उच्च कोटि के विद्वान कैसे बने, हम कालजयी विद्वान कैसे बने, और जो हमें ये जैन दर्शन का असली तत्व ज्ञान मिला है, इस तत्व ज्ञान को हम कैसे जन जन तक पहुंचाएं। हमारी ये भावना है कि नहीं है, उनसे हमको बात नहीं करनी है। जिनकी ये भावना नहीं है, हमको उनसे बात नहीं करनी है। लेकिन जिन्होंने ये संकल्प लिया है, जो संकल्प दिवस मनाते हैं हर साल कि हम अंतिम दिन तक, अंतिम सांस तक इस तत्व ज्ञान का प्रचार करें, आपने जो ये बात सुनी है, समझी है, इन बातों को आप सब प्रमाण अपने दूसरे साथियों के बीच भी, अरे कम से कम समग्र जैन समाज में तो रख सकें। मैं तो चाहता हूं समग्र विश्व समाज में रख सके। इतनी ताकत पीएचडी करने के बाद आती है, क्योंकि उससे ज्ञान में व्यापकता आती है, हमारे पास प्रमाण इकट्ठे होते हैं, दूसरों के भी प्रमाण इकट्ठे होते हैं, पूर्व पक्ष का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। पीएचडी करने से
आपका उपयोग प्रमाद में नहीं लगता, इधर उधर आपका समय नहीं जाता और आप ठोस ज्ञान हासिल कर पाते हैं। एक एक वाक्य कैसे बोलना, कैसे लिखना, कैसे प्रस्तुत करना, ये सब एक कला है और वो कला आती है। मुझे तो आचार्य समंत भद्र आदि के श्लोक कुछ ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं जिनमें उन्होंने ये लिखा है, युक्त अनुशासन के श्लोक नंबर 6 में आचार्य समंत भद्र ने ये लिखा है कि यदि आज भी कोई सुयोग्य वक्ता मिल जाए, क्या फिलॉसफी, हाँ चर्चा करेंगे। आचार्य समंत भद्र ने युक्त अनुशासन में लिखा है कि यदि कोई आज भी इस कलयुग में भी कोई सुयोग्य वक्ता मिल जाए तो इस जिन शासन को आज भी विश्व में एक छत्र फहरा सकता है। हम सब कहते हैं जैन दर्शन बहुत प्राचीन है, बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व धर्म है, प्राचीन काल में यही था। और आज वो कह रहे हैं आज भी यदि कोई सुयोग्य वक्ता मिल जाए तो आज भी उसे पूरे विश्व में एक छत्र टिका सकता है, फैला सकता है। त्वत्शासनस्य साम्राज्यम एक छत्रम कलावपि। हे जिनेंद्र, आपके शासन को कोई एक छत्र फैला सकता है। देखो, जैन तत्व ज्ञान पर, जैन दर्शन पर बहुत भारी संकट, खतरा मंडरा रहा है। ये जैन विद्वानों को एहसास करना चाहिए। जैन दर्शन पर बहुत ज्यादा आरोप लगे रहे हैं और उसे भारत की मूल चिंतन धारा में, जो भारत की मूल चिंतन धारा थी, उसे भारत की पूरी चिंतन धारा में से बाहर फेंका जा रहा है, बहुत छोटा रह गया है। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि थोड़े दिन बाद ऐसा हो सकता है कि जैन धर्म लुप्त प्रजाति में आ जाए। जैसे बहुत से जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो गई ना, ऐसे बोले जैन धर्म किताबों में पढ़ने मिलेगा। हाँ, सच हो रहा है। जैन दर्शन को हिंदू दर्शन में, अब देखो, जैन दर्शन के खतरों को समझना है और जैन तत्व ज्ञान पर आई हुई आपदाओं को समझना है। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि कुछ पूछो मत। कोई कह देता है कि जैन दर्शन तो राष्ट्र विरोधी है। अब इस पर एक शोध पत्र की जरूरत है कि जैन दर्शन राष्ट्रवादी है, राष्ट्र विरोधी नहीं है। राष्ट्र के विकास में इसका कुछ योगदान है। ये कृषि विरोधी है, ये युद्ध विरोधी है। इसने, अब जब चीजें सामने आती है कि स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, तब वहां पर हमारा रिकॉग्निशन होता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे मैंने कल बताया, जैनों के पास साहित्य नहीं है। एक दफे मेरे से कहा गया कि जैनों के पास तो न्याय के ग्रंथ ही नहीं है, भरी यूनिवर्सिटी के सेमिनार में। और तब मैंने उनको दूसरे दिन 300 जैन न्याय ग्रंथों की लिस्ट ले जाके बना के दी। तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ, जैन न्याय की परंपरा बड़ी समृद्ध है। देखो, जब आप रिसर्च करेंगे, मैं ये कहता हूं, देखो, जो पीएचडी नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, जो कर सकता है वो तो करे।
और जो पीएचडी भी नहीं कर सकते हो वे कम से कम पीएचडी होती क्या है, शोध पत्र क्या होता है, शोध पत्र तो लिखो। अभी अभी की बात है, 4-6 दिन पहले, अभी 4 दिन पहले एक गोष्ठी हो रही थी, मैं ही उसका अध्यक्ष था, और गोष्ठी थी जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन। और उस गोष्ठी में जो वक्ता बोले वो ऐसे बोले, हमारा जैन दर्शन तो पूर्ण विकसित विज्ञान है, वो तो सर्वज्ञ ने अनादिकाल से, और वैज्ञानिक वो क्या है, जिनके ऊट पटांग नाम है वो कह देते हैं तो दुनिया मान लेती है, उनमें क्या दम है। मतलब सारे में विज्ञान की खिल्ली उड़ाई गई। ये पीएचडी नहीं होती, ये दृष्टिकोण ठीक नहीं। हमारा आप तो पहले से आग्रह का विष लेके बैठे हैं, काय को आप विज्ञान के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने बैठे, जरूरत क्या थी। और करने बैठे तो शांति से उसे पढ़ो, समझो वो क्या कह रहा है। क्या किसी का नाम ही उसकी निंदा के लिए काफी है? क्या उसकी भाषा उसकी निंदा के लिए काफी है? तो अक्सर हमने देखा है लोग या तो निंदा करते हैं या प्रशंसा करते हैं, बस यही आदत, दोनों आदतें बहुत गंदी है। या तो हम चापलूसी करते हैं, भक्त बन जाते हैं, और या फिर हम निंदा करते हैं, हमको गालियां देना आता है बस, या हमको चापलूसी करना आता है, हमें शोध करना नहीं आता। हमें तथ्यों को शांति पूर्वक उनकी समीक्षा, विश्लेषण, ये बात ऐसे है, तथ्य ये बता रहे हैं, तथ्यों की प्रस्तुति करना आता है शोध कार्य सीखने से। इसलिए मैं ये बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि जैसे हमको शास्त्री और आचार्य करने से बहुत लाभ हुए हैं, हमारा ज्ञान व्यवस्थित हुआ है, हमें एक मान्यता मिली है, और हम कुछ व्यापक मंच पर अपने बातों को पहुंचा पा रहे हैं, ऐसे ही जब आप पीएचडी करेंगे तो आप व्यापक मंच पर अपनी बातों को कह पाएंगे, सुनने की शक्ति भी बढ़ती है, हमको चीजों पर शांति से ऊहापोह करने का अवसर मिलता है। मैं कितनी बातें आपको बताऊंगा और कैसे बता पाऊंगा। देखो, प्रमाण बहुत इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जब आप शोध कार्य करते हैं तो आपको ये सब बताया जाएगा, कैसे सामग्री संकलन की जाती है, रेफरेंसों को इकट्ठा कैसे किया जाता है, कितना हमारा दायरा क्या होता है, इस तरह। और हमारी जो क्षुद्र भावना, ज्ञान में प्रामाणिकता आती है, ज्ञान में व्यापकता आती है, ज्ञान में अगाधता आती है, हमारे ज्ञान को मान्यता मिलती है, और तत्व ज्ञान की प्रभावना के लिए भी ये जरूरी है, उसकी रक्षा भी होती है। व्यक्ति अनाग्रही सत्याग्रही भी बनता है, और अन्यों का भी उसे ज्ञान होता है, अपर पक्ष पूर्व पक्ष का ज्ञान होता है, अपने पराये की क्षुद्र भावना समाप्त होती है, परीक्षा तर्क युक्ति का आधार लेना आता है, बुद्धि व्यस्त स्वस्थ और तीव्र बनती है, प्रमाद से बचती है, समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, ज्ञान के प्रति व्यक्ति ईमानदार बनता है, क्योंकि ज्ञान के प्रति बेईमान बनने से और के साथ धोखा बाद में होगा, सबसे पहले हमारे साथ धोखा होता है। इसलिए, और देखो, जैसे सत्य है वो किसी लिंग जाति क्षेत्र के दायरे में बंधा हुआ नहीं है,
जैसा वस्तु स्वभाव धर्म है ऐसा ही सत्य है। और जब इसकी देखो, आप किसी को ये पहले ये विश्वास दिलाइए कि आप जो बात कह रहे हैं वो आप किसी आग्रह से नहीं कह रहे, आप किसी गुट से नहीं कह रहे, आप शांति से निष्पक्ष स्टडी कर रहे हैं, पूर्वापर सबको देख रहे हैं और सब प्रमाण अपनी बात की प्रस्तुति कर रहे हैं। आप दायरे में बंधे हुए नहीं है, ये तो आपको विश्वास दिलाना ही पड़ेगा। और ये विश्वास शोध के बिना नहीं आता है। आप एक धर्म के प्रचारक तो हो सकते हैं, लेकिन आप एकेडमिक विद्वान नहीं हो सकते। शैक्षणिक जगत में यदि आपको स्थापित होना है, उच्च शिक्षा में यदि आपको जाना है, जहां देश की नीतियां बनती है, वहां पर यदि आपको जाना है, तो आपको प्रामाणिक शोध करना आना ही चाहिए। रिसर्च कैसे करते हैं, प्रमाण कैसे जुटाते हैं, वो आना ही चाहिए। देखो, एक पुस्तक निकली अभी, कालिदास ग्रंथावली, पंडित राम तेज शास्त्री, चौखंबा सुर भारती प्रकाशन, डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी उसके संपादक। इस किताब में कालिदास ने जहां जहां जैन मुनियों का उल्लेख किया था, वहां सब जगह बौद्ध अर्थ कर दिया गया। उसके अनुवाद में कालिदास ने कई जगह जैन मुनियों का, अरिहंतों का, कालिदास ने कुमार संभव में एक जगह लिखा है तीर्थ किसे कहते हैं, तो उसने कहा कि जहां पर अरिहंतों की दिव्य ध्वनि खिरे उसे तीर्थ कहते हैं। तो वो सब प्रसंगों को उन्होंने बौद्ध दर्शन में परिवर्तित कर दिया। हमने कुंद कुंद भारती से उनको एक लेटर लिखा और हमने कहा कि ये पुराना संस्करण है और इसमें ये अर्थ देखो। और हमने उनको पंचतंत्र, विक्रमादित्य चरित्र, मेदिनी कोश, हलायुद्ध कोश, महाभारत, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, न्याय बिंदु, धर्म कीर्ति, परमात्म प्रकाश योगिंदु, रुद्र संहिता, स्कंद पुराण, बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, जायसी का पद्मावत, इतने ग्रंथों के ये रेफरेंस लगा के भेजे और उनसे कहा कि आपने ये गलती की है और इसको ठीक करना चाहिए। और उसके बाद नया संस्करण छप के आया है, वो ठीक हो गया, उसमें सारे के सारे अर्थ ठीक कर दिए गए। अब यदि इस तरह से काम ना किया, आज मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं ये तो आपको पता ही होगा कि एक दफे कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में देख रहा था और उस कार्यक्रम में एक प्रश्न आया कि हमारे देश का नाम भारत किस भरत के नाम पर है, और उसमें टिक कर दिया गया कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। ये इस प्रश्न को सही, इस उत्तर को सही माना गया। फिर हमने सोचा ये क्या हुआ, जबकि उसमें ऑप्शन ऋषभ पुत्र भरत भी था। तो हमने अमिताभ बच्चन जी को पत्र लिखा और न केवल पत्र लिखा, हमने, हमारे यहाँ से पुस्तक निकली है भरत और भारत, वो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, 100 पेज में है। और वो 100 पेज की किताब और 6 पेज का लेटर उनको लिख करके भेजा और सब बात कही कि आप इस पर एक दृष्टि डालें, जैसे जैसे हम लिख सकते थे वो सब लिखा कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा चलता है, आप बड़ी विद्वत्तापूर्ण ढंग से चलाते हैं, लेकिन आपके मुख से एक इतनी बड़ी गलती होना ये अच्छी बात नहीं है।
और आप इनको प्रमाणों को किसी से चर्चा कीजिए, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि थोड़े दिन बाद वो उसी सेट पर, कौन बनेगा करोड़पति सेट पर, इसका करेक्शन बोले कि हमने ये उत्तर दिया था वो गलत था और लोगों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया और अब हम इसे ठीक करते हैं। और वो प्रश्न का उत्तर सही ये है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही पड़ा है। कितनी बड़ी बात है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा स्यादवाद की समीक्षा, और उन्होंने उसको सिद्ध कर दिया कि वो संशयवाद है। भारत का राष्ट्रपति लिख दे कि स्यादवाद तो संशयवाद है। महेंद्र कुमार न्यायाचार्य का खून खौल गया और महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने उनको पत्र लिखा और उन्होंने स्यादवाद की सारी चर्चा लिखी बहुत विस्तार से, और दूसरे संस्करण में उन्होंने ठीक किया। मेरा कहने का मतलब यह है, बहुत जैन साहित्य, संस्कृति और दर्शन, इस पर बहुत खतरे मंडरा रहे हैं। लोग नष्ट कर देना चाहते हैं, तरह तरह के आरोप लगाकर खत्म कर देना चाहते हैं। और अब ये बात केवल रिचुअल निभा लेने से, केवल हम ऐसे ही नहीं बात समझा पाएंगे। हमको उच्च शिक्षा की डिग्री लेना जरूरी है, तभी हम अपनी बात को ठीक से कहना सीखेंगे, विश्वास दिलाएंगे। और बहुत सारी बातें ऐसी है रिसर्च से सामने आती हैं। मैं आपको कितनी बातें बताऊंगा, क्या क्या कहूंगा। देखो, ये एक किताब है, प्राचीन भारतीय गणित। पुस्तक का नाम है प्राचीन भारतीय गणित। ये एनसीईआरटी से छपी है, और एनसीईआरटी से छपी हुई इस पुस्तक में ये एक बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें लिखी है। पर ये एक चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक चित्र है। ये इस चित्र में ये सब देखो, ये दिगंबर मुनियों का आश्रम है। इस चित्र के नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है, देखो कैप्शन में क्या लिखा, दिगंबर जैन मुनियों का आश्रम। और यहाँ पर ये मुनि महाराज बैठे हुए, सरकारी पुस्तक है एनसीईआरटी की। और इसमें ये लिखा है कि गणित के क्षेत्र में सबसे पहले किसी ने काम किया तो जैन आचार्यों ने किया। अब ये बात आज जैन विद्वानों तक को नहीं पता है। हम जब इसको दिखा करके बात करेंगे, इसमें लिखा है पाइथागोरस प्रमेय जैन आचार्यों ने निकाली, अब इसका क्या करें। तो हमको हमारा वैभव नहीं पता है। जैन दर्शन का जो वैभव है, वो वैभव जैन विद्वानों को पता नहीं। उनसे कहो मंगलाचरण तो बस हिंदी की अपनी 2 कविता बोलना जानते हैं, प्राकृत की एक गाथा नहीं जानते। प्राकृत भाषा आनी चाहिए, छंद आने चाहिए, अलंकार आने चाहिए। जैन आचार्यों ने छंद शास्त्र को कितना बड़ा योगदान किया है, इस पर एक सेमिनार हुआ था बड़ा जबरदस्त, और हम उसमें बोल के आए कि जैन आचार्यों ने छंद पर कितने ग्रंथ लिखे हैं। एक पीएचडी की है बनारस बीएचयू से, अलंकार शास्त्र को जैन आचार्यों का योगदान। जैन दर्शन हर विधा में है, हर विषय में। संसार का कोई विषय नहीं जिस पर जैन आचार्यों ने ग्रंथ न लिखे हों। संसार की कोई ऐसी विधा नहीं जिसमें जैन आचार्यों ने ग्रंथ न लिखे हों। लेकिन हमारे विद्वानों को पता ही नहीं। हमें क्या करना, हमें तो हमारा आत्मा का कल्याण करना। तो तुम्हें आत्मा का कल्याण ही करो।
तुम जैन दर्शन के प्रचार की जो हमारी जिम्मेदारी हमारे हाथ में आई है, मुझे क्षमा करना, मैं आपको थोड़ा जोर दे के कह रहा हूं, शास्त्री की है, किस लिए की है? आचार्य जैन समाज को, ये जो हम जिनसे मैं बात कर रहा हूं, हमारी मुमुक्षु समाज को भी मैं बहुत प्रेम से, करुणा से, अच्छे मन से, पवित्र भावना से ये कहना चाहता हूं, यदि हमें जीवित रहना है, हमें स्थापित होना है, तो समाज को, शोध को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे ये विद्यालय नहीं होते तो हम जीवित नहीं रह पाते, ऐसे ही आज समय की मांग है कि अच्छा शोध संस्थान हो और उसमें निष्पक्ष, प्रामाणिक, आप कह रहे हैं पुण्य है यह, लेकिन आपकी बात जहां तक जानी चाहिए नहीं जा रही है, क्योंकि आप प्रमाण सहित ठीक से नहीं कह पा रहे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। आप जहां तक ये आवाज जानी चाहिए जा नहीं रही है, कह नहीं पा रहे, कहना नहीं आ रहा है। हमको कहना सीखना है। हम कैसे कह पाएंगे? मैंने ये लेख लिखा था, जैन विद्या की व्यापकता, और इसमें ये सिद्ध किया कि ऐसा कोई विषय, अरे बायोलॉजी कितनी जबरदस्त है जैन आचार्यों की, बॉटनी कितनी जबरदस्त है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका क्या करेंगे? सब अप्रयोजन भूत कह के नष्ट कर दें। विद्वान भी नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? किसके लिए है ये हमारी सारी जैन साहित्य संपदा? लोग तो तुरंत है ना, जरा जरा सी बात, जरा सा कुछ निमित्त शास्त्र दिखाने चलो तो वो हमको मिथ्या दृष्टि का तमगा देने लगते हैं। ये एक मुश्किल है, कैसे करें? संगीत, जैन आचार्यों ने संगीत पर कितना लिखा है किसी को पता नहीं। संगीत समय सार भी एक ग्रंथ है। संगीत सती है, संगीत रत्नावली है, संगीतोपनिषद है, संगीत मंडन है, नीति शास्त्र पर कितना काम है, सामुद्रिक भूगोल, एक ग्रंथ नहीं जिसमें रत्न विज्ञान, नाट्य शास्त्र पर बहुत सारा काम है, धातु विज्ञान, मनोविज्ञान। आज मनोविज्ञान पर इतना काम हो रहा है, जय धवला का क्यों नहीं कोट की जाती है? कसाय पाउड मनो, मैंने एक लेख लिखा है, मनोविज्ञान का दैदीप्यमान ग्रंथ कसाय पाउड, क्यों नहीं चर्चा होती है? हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या हम सरकार को टैक्स नहीं देते? क्या हमारा देश नहीं है? जब आप यूनिवर्सिटी में पुराण विभाग खोलते हैं तो उसमें केवल वैदिक पुराण ही पढ़ाए जाएंगे क्या? उस विभाग का नाम वैदिक पुराण रखो, विभाग का नाम तो पुराण है ना। पुराण है तो जैन पुराण भी पढ़ाए जाएंगे। योगा में जैन योग की योगदान की चर्चा क्यों नहीं होती है? आयुर्वेद में जैन आचार्यों के, जो अभी प्रज्ञा बता रही थी, जैन आचार्यों ने जो आयुर्वेद पर योगदान दिया है उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? बहुत खतरे हैं जैन दर्शन पर, अभी बहुत खतरे मंडरा रहे हैं, और जब तक जैन विद्वान खड़े नहीं होंगे तब तक ये खतरे मंडराते रहेंगे। और खतरे नहीं, बहुत खतरनाक, हमारा वैभव हमसे छीना जा रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुंद कुंद के बारे में कुछ कह रहा है हमारे पास में। हम जब प्रमाण से हम बातों को कहना सीखेंगे तो इस तरह, किसी आचार्य का क्या समय है? मेरे से किसी ने कहा कि कुंद कुंदाचार्य तो 6ठी शताब्दी के हैं। मैंने उससे कहा, सर्वार्थ सिद्धि में कुंद कुंद की गाथाएं कैसे कोट है जो 5वीं शताब्दी में है? अच्छा, तो मैंने कहा ये देखो, जब आप प्रमाण सहित अपनी बातों को करेंगे तो बहुत
काम आपका हो जाए। देखो एक ये पुस्तक बहुत सुंदर है, संस्कृत काव्य के विकास में, संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान। संस्कृत की चर्चा, संस्कृत का विश्वविद्यालय है और संस्कृत की पढ़ाई होती है और एक जैन आचार्य नहीं होते। क्या बात है। वादीप सिंह की गद्य चिंतामणि क्या काव्य नहीं है? छत्र चूड़ामणि का काव्य नहीं है? धनंजय का द्विसंधान क्या काव्य नहीं है? इधर जब तुम सूर तुलसी मीरा पढ़ाते हो तो दौलत राम किसी से कम है। अभी हमने कितना काम, देखो रिसर्च का प्रभाव देखो। अभी मैंने 30 जैन कवियों पर बोला और ऐसी ऐसी रिसर्च। संत विलास अभी तक किसी को पता नहीं था, हमने खोज के निकाला। संत कवि ने कितने सुंदर सुंदर पद भी लिखे हैं। हमारा वैभव पांडुलिपियों के रूप में ग्रंथ भंडारों में पड़ा हुआ है, नष्ट होने जा रहा है। उनका संपादन, पांडुलिपियों को संभालने के लिए भी रिसर्च करना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हमारी पड़ी हुई है और वे नष्ट होने के कगार पर है। मैंने अभी अध्यात्म बारेखड़ी एक ग्रंथ का संपादन किया है, वो रामचरितमानस से बड़ा काव्य है। ऐसे बड़ी दुर्लभ रचनाएं कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जैन आचार्यों का योगदान है, मगर वो जैन विद्वानों को भी पता नहीं है। यदि जैन समाज एक अच्छा शोध संस्थान स्थापित करे और 10-20 भी विद्वान, राजस्थान विश्वविद्यालय में ये संकट आया था, तब महावीर जी ने एक साहित्य, क्या नाम उसका, साहित्य संरक्षणी समिति, कस्तूरचंद कासलीवाल वगैरह ने मिलकर के बहुत सारे ग्रंथ पांडुलिपियों का प्रकाशन कर करके दिखाया। तब लोगों को समझ में आया कि कितना सारा काम है। पर हमको थोड़ा निष्पक्ष होकर के, शांति से, प्रमाण सहित, बिना किसी से द्वेष भाव रखे, ठंडे दिमाग से कुछ बातों को कहना, रखना। और उसके लिए एक दुकान खोलते तो लाइसेंस लेते हैं ना। आपको यदि इंटरनेशनल मंच पर कोई बात कहनी है तो ये पीएचडी उसका लाइसेंस है, वरना आप पिछड़ जाएंगे। मैं कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन ये जरूरी है। जैन समाज को शोध संस्थान स्थापित करने ही होंगे, जीवित रहना है तो। हमारी ठोस वेबसाइट बनेंगी, हमारे सब चीजें जब ठीक से सामने आएंगी तभी बहुत। ये देखो ये कितना बड़ा काम हुआ। भारतीय संस्कृति में कितने काम बताऊं। भारतीय संस्कृति के विकास में जैन वाङ्मय का योगदान, और इसमें इतने सुंदर सुंदर लेख है। समय हो गया तेजी से, और बहुत सारी बातें हैं। देखो इसमें कितनी बात, जैन राजाओं का इतिहास किसी को होश ही नहीं है, कितना हमारा वैभव है। लेकिन वो सब कैसे पता चलेगा? जब हम रिसर्च करेंगे तब हमें पता चलेगा। कितना कितना सारा का सारा हमारे एक एक आचार्य का कैसा गणित पर लेख है, संगीत पर लेख है। जैन धर्म नारी विरोधी है, नारी पर लेख है। देखो जैन धर्म में नारी की स्थिति, जैन आचार्यों ने लॉ लिखा है, कानून शास्त्र लिखा है, और बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी हैं भैया कि जिनके लिए हमें थोड़ा भाषा, व्याकरण, व्यवस्थित टेक्निकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। हमको उस व्यवस्था को थोड़ा सा मेहनत करके अर्जित करना पड़ेगा, तभी आएगा। हमको एक शब्द की व्युत्पत्ति नहीं आती है। हर
जब ऐसी मानसिकता हमारी बनेगी तो हमें शब्दों की व्युत्पत्ति आएगी। व्याकरण यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम, कैसे भी करके व्याकरण पढ़ना जरूरी है। कातंत्र व्याकरण का होश नहीं हमको किसी को, तो इसलिए ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कोई बात जोड़ दे के कही हो तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं ये चाहता हूं, बहुत पवित्र मन से मैं ये चाहता हूं, जैन दर्शन की रक्षा करनी हो, जैन तत्व ज्ञान की रक्षा करनी हो, हमें शांति से चीजों को विश्व के मंच पर रखना हो तो शोध को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। जितनी देर हो जाएगी उतने पिछड़ जाएंगे, बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी, और इसलिए ये काम बहुत जरूरी समझकर समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए। इससे जैन दर्शन की बड़ी प्रभावना होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए दबाव किसी पर नहीं है, कोई हर व्यक्ति पर ये करना ही है ऐसा प्रेशर नहीं है, लेकिन समाज को इसकी बहुत जरूरत है ताकि हम किसी के साथ मंच साझा कर सकें, उसके साथ चर्चा कर सकें, शांति से सब प्रमाण चर्चा कर सकें। इसके लिए इस तरह की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, ऐसा मेरा समझना है। थैंक यू चाचा, बहुत आपने हमको आपका जो आंदोलित हृदय है आपने वो पूरा हमारे सामने रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और अपने वैभव से कहीं हम ही वंचित न रह जाएं, इसलिए हमें प्रयास कर रहे हैं। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, हम अभी कलकत्ता गए थे पिछले हफ्ते, तो वहां पर घूमते घूमते हम चौरंगी के मंदिर दर्शन करने चले गए। पूरा दिन घूमे और शाम को हम चौरंगी के मंदिर गए। वहां हमने देखा कि कुछ मतलब जो लोग अपने घरों से बाहर किताबें रख जाते हैं ना, कि हमको अपने घर में जरूरत नहीं है तो मंदिरों में छोड़ जाते हैं, ऐसा हमको एक ग्रंथ मिला, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिरों का इतिहास। तो हमें वो बड़ा अच्छा लगा और एकदम पुराना छपा हुआ था, तो हमने देखा और पता चला कि उसके 5 भाग हैं। तो उसी गठरी में देखने को हमको मिला कि 5 भाग वहां पे रखे हुए हैं। हम वो 5 भाग उठा के ले आए कि ये चीज कहीं खो ना जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी काम हुआ है, जो खो ना जाए वो भी हमें संभालना है और अपनी बात भी हमें रखनी है। हम वो करेंगे। आप ही जैसे बताते हैं कि आप परीक्षा एक शोध ग्रंथ है, तो जब अन्य दर्शनों को हम पढ़ेंगे तभी तो हम उनका खंडन करेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ऐसी बातें हैं। मौसा जी, आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं तो मैं सीधा आपके पास ही आती हूँ। आप प्रश्न उत्तर तो हम वीर सागर चाचा से पर्सनली भी कर लेंगे। आपके खुद के शोध के संबंध में क्या अनुभव रहे हैं, वो भी हम जानना चाहते हैं। तो मौसा जी को अनम्यूट कर दो। आदरणीय राकेश जी भाई साहब। मैं थोड़ी देर में आ सकता हूँ, 10 मिनट में मेरे जवाब मिल जाए तो उसके बाद में मैं अपनी बात भी रखूंगा जरूर। और जो और कोई कह सकते हो तो आप बुला लीजिए, पहले अभय जी को, शांति जी को। हाँ पापा बोलिए। चाहता हूँ कि शांति जी हैं या मनीष जी हैं और जो भी हमारे डॉक्टर किए हुए विद्वान हैं, वो इस बिंदु पर प्रकाश डालें कि जब उनके मन में कोई पीएचडी करने का विचार आया तो उन्होंने क्या लाभ सोच करके ये कदम उठाया। हम अच्छे विद्वान बनेंगे या वो लाइसेंस मिल जाएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने का, या इससे साहित्य की रक्षा होगी, ये चीज़ें भी सोची होंगी। और क्या उसमें उन्होंने ये देखा होगा कि इससे हमें कोई आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आज मैं ये सोचता हूँ कि जो उच्च कोटि के विद्वान वाली बात आई है,
और वीर सागर जी ने 1000 विद्वानों को एड्रेस किया है कि उनमें से निकलें, 5 निकलें, 10 निकलें जो शोध क्षेत्र में आगे आवे हैं। तो अगर उनको हम फिर आर्थिक क्षेत्र में क्या स्कोप है, क्योंकि वे जीवन के प्रवेश द्वार पर खड़े हुए होते हैं, जो आज शास्त्री फाइनल में है या आचार्य कर चुके हैं, जो उन्हें हम प्रेरित करें कि आप वीर सागर जी के निर्देशन में या राकेश जी के निर्देशन में पीएचडी कीजिए, तो हम उन्हें क्या वे स्कोप तैयार उनके लिए कर सकते हैं। इस मंच से मैं एक बात और समाज के बड़े बड़े श्रेष्ठियों और बड़े बड़े ट्रस्टों को भी कहना चाहता हूँ, यद्यपि वे नहीं जुड़े होंगे, लेकिन कभी ना कभी अन्य तरीके से भी बात पहुंचेगी कि कोई ट्रस्ट जो है, जैसे हमारे साथ देवलाली के ट्रस्टी बैठे हैं, मैंने उनसे कहा कि एक विद्वान अब जैसे हम विद्यार्थी देते थे कि 31,000 रुपए में एक विद्यार्थी आपका 1 साल पढ़ेगा, तो उसी तरह ये ट्रस्ट हम एक विद्वान का जो भी उचित पेमेंट है वो हमारा ट्रस्ट देगा और वो आपके निर्देशन में काम करेगा। मुझे सचमुच में जैसा आंदोलन वीर सागर जी के हृदय में है, वैसा सुन के मुझे भी लगता है कि अगर इनको 4-5 विद्वान भी मिल जाएं ऐसा काम करने वाले, तो ये काफी जो वैभव छुपा हुआ है उसे सामने ला सकते। तो इसका कोई आर्थिक पहलू भी क्या आप पीएचडी से जोड़ सकते हैं या जोड़ा, ये हमारे जो भी पीएचडी किए हुए विद्वान हैं वो इस पर प्रकाश डालें, ऐसी मेरी भावना है। ऐसे शांति जी दिख रहे हैं, वो अपने अनुभव सुनाएं। दुर्निवार नयानीक विरोध ध्वंसनौषधि सात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति। मैं भी आज वीर सागर जी की व्यथा सुनकर के प्रसन्न हुआ हूं। ऐसी व्यथा रखने वाले हमारे बीच में भी हैं। सबसे पहले तो हमारी एक धारा, खास करके गुरुदेव की परंपरा से जो निकली, उसके कारण से आत्म कल्याण, आत्महित इस तरफ अधिक बढ़ी और जो इसी के लिए संस्थापित अनेक संस्थाएं रही, वे भी बहुत कहना चाहिए बिल्कुल साइलेंट हो गई। कुछ वहां पर भी कुछ नहीं हो पाया और जो पुराने विद्वान, नए विद्वान वहां इतने नहीं बन पा रहे थे और ये जिम्मेदारी अब हमारी तरफ आई और हम अकेले गुरुदेव श्री की विचारधारा तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल से शास्त्रीय आचार्य की परीक्षाएं भी दे रहे हैं और वो अध्ययन भी साथ में कर रहे हैं। और जैसे वीर सागर जी ने संकल्प की याद भी दिलाई प्रारंभ में, उस संकल्प में हम अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करें, क्या समग्र जैन दर्शन के संरक्षण संवर्धन की हमारे अंदर भावना होती है या सिर्फ एक अध्यात्म की धारा चल रही है उसकी भावना होती है। अब ये थोड़ा सा ट्रेंड, जैसे वीर सागर जी ने अभी यहाँ बोला, ये विद्यालय के विद्यार्थियों के मन में भी प्रारंभ से साथ साथ में चले, वो उसके साथ साथ इस अध्ययन की तरफ भी निश्चित रूप से ध्यान दे सकेंगे, देंगे। तो ये कि धारा, विचारधारा बदलने की जरूरत है, चूंकि दूसरी संस्थाएं भी या दूसरे विचारधारा में इतने विद्वान इस तरह के नहीं हैं और इसलिए अब ये जिम्मेदारी दोहरी हमारी है और वह हमारा जो मूल प्रयोजन है वह कहीं विस्मृत होने वाला नहीं है, वो तो निश्चित रूप से साथ में चलने ही वाला है। जहां तक मेरे शोध की बात है, मुझसे शोध कराया गया है। बहुत पीछे पड़े रहे और मुझे अनुभव हुआ, अध्ययन करते करते यदि साथ साथ में कर लिया जाए तब तक तो बहुत अच्छी तरह से कर लिया जा सकता है, लेकिन सर्विस की जिम्मेदारी
परिवार की जिम्मेदारी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो चित्त भी विभक्त हो जाता है, समय की कमी रहती है, और उम्र बढ़ते बढ़ते और उम्र जनित आलस्य बीमारियां वो भी सब धीरे धीरे आने लग जाती है, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए चूंकि मुझसे तो करवाया गया, इसलिए काफी विलंब से धीरे धीरे होते होते हुआ। और चूंकि जो हमारे मार्गदर्शक थे वे इतिहास विभाग से थे और वो हमारा रजिस्ट्रेशन इतिहास विभाग में ही करा सकते थे, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण जोड़ना था। अब मैंने कहा इतिहास का तो मुझे बिल्कुल नहीं है और उसमें कैसे हो पाएगा। अब उसका पूरा उन्होंने ही सहयोग किया उस संदर्भ में। मेरा तो आचार्य अमृतचंद्र, उनका तात्विक विवेचन एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के माध्यम से इस तरह से जो विषय लिया, तो मेरा उद्देश्य था कि आचार्य अमृतचंद्र पर मैं विशेष अध्ययन कर सकूं, और उस उद्देश्य से मैंने किया। वही लाभ मुझे हुआ और उतना ही लाभ का मेरा उद्देश्य था, और कोई मेरा अधिक उद्देश्य नहीं था। तो समय की कमी के कारण से उसमें मैं जितना अधिक करना चाहिए या होना चाहिए था उतना उसमें नहीं कर सका हूं। और जो जैसा वीर सागर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, निरंतर उसी में लगे रहते हैं, उस तरह से जो करते हैं उन्हीं का अधिक इसमें हमें मार्गदर्शन मिल सकेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। चाचा, आपकी शोध अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, वो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे, लेकिन आई थिंक आपके प्रवचनों में आप पूरी अपनी शोध को ही प्रस्तुत करते रहते हैं। हम रोज आपकी कक्षा भी सुनते हैं। महेश जी हाथ उठा रहे हैं, महेश अंकल को म्यूट कर दो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी वीर सागर जी भाई साहब को सुना, उनको सुनने का एक अपना मजा है। जैसे साहित्य पढ़ने में मजा आता है कि साहित्य भर हो वो कैसे उसको पढ़ो तो एक जो अलग आनंद आता है, ऐसे ही वीर सागर जी के पास बैठ जाओ, उनसे चर्चा करो, किसी भी विषय पर वो बोलें, एक नई चीज दे करके जाते हैं, एक सोचने की दिशा दे के जाते हैं। तो मैं कई बार विषय उनका कुछ भी हो, केवल वीर सागर जी को सुनने के लिए बैठता हूँ। उनको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी सरल भाषा में और बहुत गंभीर विषय को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, वो आपसे सीखने को हमेशा मिलता है। जो मेरी पीएचडी का जैसा अभी आदरणीय अभय जी भाई साहब ने कहा कि अपना मूल उद्देश्य बताएं, कहीं कोई आर्थिक तो नहीं रहा। तो मतलब अब धार्मिक तो उसमें कितना वजन था मैं नहीं जानता हूं, पर जहां तक आर्थिक की बात थी तो मैंने उसी दृष्टि से उस समय किया था। क्योंकि जब निकला ही निकला था और सर्विस में जैसे ही आया तो वहां कोठिया जी के पास में ही रहता था, 2-3 मकान छोड़ के, डॉक्टर दरबारी लाल जी कोठिया के। तो उस समय शिक्षा विभाग में अभी भी चलता है कि जैसे जो हायर एजुकेशन में जाते हैं हम तो 3 या 5 इंक्रीमेंट मिलते हैं और उच्च स्कूल शिक्षा में 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो मुझे पीएचडी में लगभग 10 से 15 हजार रुपए का खर्च आया था, और जिस दिन पीएचडी हुई उस दिन 96,000 का एरियर्स मिला था। तो ये तो तात्कालिक लाभ था। उसके बाद लगभग हर महीने 6,000 के हिसाब से अगर जोड़ें तो 25 लाख से अधिक का अभी तक अंतर आया होगा वेतन में। इससे ज्यादा ही बनेगा, कम नहीं बनेगा। तो आर्थिक दृष्टि से तो बहुत लाभ है ही, उसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। और धार्मिक दृष्टि से भी जो एक प्रमाण शास्त्र जो हमारा कोठिया जी ने जिन विषयों पे काम किया है, तो प्रमाण शास्त्र जो बहुत कमजोर विषय हमारा रहा और उसमें उतनी रुचि नहीं रहती थी, तब उनके समक्ष में रह करके, क्योंकि 3 साल तक वो ही बताते रहे, और उन्होंने किस तरीके से आचार्य समंत भद्र को लेकर के काम किया, जो उनके निबंध हैं वो बड़े गहरे हैं, और कैसे कैसे उन्होंने उनके प्रमाण ढूंढे। और उनकी जब हम अलमारियां बीना में देखते थे तो केवल हस्तलिखित पांडुलिपियों से भरी रहती थी, कि उन्होंने कितना उस पर काम किया है। वास्तव में बहुत महिमा उनके प्रति, उस काम के प्रति आती थी। तो वो एक रस्सी के सहारे चलते चलते बाथरूम तक जाया करते थे। तो मुझे तब भी ध्यान है कि उस समय वो एक पांडुलिपि एक हाथ में लिए रहते थे कई बार, और एक रस्सी पकड़े रहते थे एक सहारे पे। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत से उन चीजों के लिए जोड़ा है।
रिसर्च के संबंध में मैं भाई साहब एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो पक्ष छूटा है अभी भी, और करीब 5-7 विद्यार्थी मेरे पास में हैं जो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, पर मेरी रिसर्च 2 में हुई है, मतलब पीएचडी 2 विषय में है। एक तो संस्कृत में है और दूसरी मेरी पीएचडी एजुकेशन में है। एजुकेशन की पीएचडी भी संस्कृत में है, वो एक अलग चीज है। तो जो शोध 2 तरीके का होता है, एक तो होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। तो जो भाई साहब ने अभी तक जितनी चर्चा की है वो पूरी की पूरी मेरे अनुसार गुणात्मक शोध पर बात हुई है। अभी मात्रात्मक शोध पर पूरा 1 दिन लगना आवश्यक है, माने 1 घंटे उस पर इस दृष्टि से जरूरी है। जैसे मान लीजिए जो समयसार पढ़ने वाले, देखो गुणात्मक शोध में तो अभी जितने भाई साहब ने विषय बताए वो आएंगे, क्योंकि मैं गुणात्मक शोध नहीं कराता हूं, मैं मात्रात्मक शोध करा रहा हूं। जो मेरे पास में भी विद्यार्थी हैं वो मात्रात्मक शोध वाले हैं। तो मैं ऐसा विषय नहीं दे सकता हूं कि आचार्य कुंद का जैन दर्शन को क्या प्रदेय रहा है, पर हम ऐसा जरूर विषय दे सकते हैं कि जिन लोगों ने कुंदाचारी पर कार्य किया है, अब जिन लोगों ने माने उसमें एक संख्या आ गई हमारी कि ऐसे कितने 100 लोगों ने मान लो काम किया है, तो उनके जो अध्यात्म को समझने की दृष्टि है वो रत्नकरंड श्रावकाचार्य पढ़ने वालों की अपेक्षा ज्यादा कुशाग्र हैं वो लोग, या समझने में ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो हम वहां पे कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं इस दृष्टि से। माने इसमें जो मात्रात्मक शोध जैन दर्शन में होना चाहिए कि जैसे जो अपना एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो केवल उस चीज के लिए, अगर हम अध्यात्म को पढ़ रहे हैं या न्याय शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने न्याय शास्त्र को पढ़ा है वो दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में ज्यादा ढंग से जैन दर्शन पे काम कर सकते हैं, तो वो मात्रात्मक शोध का विषय बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे वहां पर कुछ चीजें लेकर के कि जहां हम सैंपलिंग करते हुए और कुछ ऐसे डाटा इकट्ठे करके उनको एनालाइज करें, तो एक शोध की नई दिशा जैन दर्शन में आ सकती है। और चूंकि जब हम प्योर जैन दर्शन पे करेंगे तो उसमें जैन दर्शन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। मेरे साथ दुर्भाग्य है कि मैं शिक्षा शास्त्र में रजिस्टर्ड हूं, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से, जैन दर्शन में नहीं हूं। तो आदरणीय भाई साहब से निवेदन है कि ऐसे मात्रात्मक शोध के लिए कैसे कैसे विषय बनाए जा सकते हैं कि जो शिक्षा शास्त्र में रहते हुए भी मैं वो विषय दे सकूं जैन दर्शन के ऊपर। तो इस पर मैं अवश्य चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन हमें कभी प्राप्त होगा। धन्यवाद। जरूर जरूर। बहुत अच्छी आपने बातें बताई महेशंकर जी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से रिसर्च हो सकती है, तो जैन दर्शन में भी साइंटिफिक रिसर्च की जा सकती है। मौसा जी, आपके सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं, आप जब हमारी वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। फिलहाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी अपने शोध में क्या चैलेंजेस थे। जय जिनेंद्र सभी को। आ रही आवाज? आ रही है। मैं आपको बताते हुए बड़ा प्रसन्न चित्त हूं कि मेरे शोध गाइड डॉक्टर वीर सागर जी हैं। उन्होंने मेरे को गाइड भी किया और मेरे पीएचडी करने के प्रेरक भी वो रहे हैं। मैंने सन 2000 की बात है, मैं सन 1997 में अपना बिजनेस वाइंड अप कर चुका था, लेकिन घर में बिल्कुल फ्री था मैं। अब मेरे को जो है व्यापार करने की रुचि नहीं थी, बहुत कमा लिया था मतलब, तो व्यापार करने की बिल्कुल रुचि नहीं थी। फिर मैं ये चाहता था कि लेकिन मैं शिक्षा जगत से जुड़ूं। मैं अपने जो कॉलेज जहां अपन लोग पढ़े हैं जयपुर में, वहां पर एक पोस्ट निकली थी, मैं उस पोस्ट के लिए गया भी था। फिर उसमें राजनीति बहुत चल गई, उन्होंने कहा सुधा सागर जी के पास जाओ। मैं सुधा सागर जी के पास भी गया था और उन्होंने भी सुन लिया, और मैंने तो यहाँ तक अपना निवेदन किया था कि मेरे को 1 पैसा ना दिया जाए, मेरे पास में पैसा तो है, आप तो मेरे को जॉब दे दो ताकि मैं जो है इस फील्ड में जुड़ा रहूं। लेकिन उसमें भी उनको कुछ राजनीति समझ में आई होगी, जो भी हुआ होगा भगवान जाने, लेकिन वो फिर मेरे को पोस्ट नहीं मिली। फिर एक समय सार की वाचना आचार्य विद्यानंद जी ने रखी थी, वीर सागर जी से
उस समय हमारा विशेष मिलना हुआ, तो विद्यानंद जी ने जो है मुझे भी प्रेरित किया कि तुम पीएचडी करो। वीर सागर जी ने भी मेरे को बहुत कहा कि भैया तुम पीएचडी करो, तुम्हारे में वो गट्स हैं। तो फिर मैं जो है मैंने इनसे एक बात जो कही थी वो मैं अपना बताना ये चाहता हूँ, और मैंने आज आपके पास में एक प्रश्न भी दिया है कि जो शोध विषय का चुनाव है वो हमारे शोधार्थी के रुचि से होना चाहिए या गाइड के प्रेशर से कहें या गाइड के निर्देश में कहें। होता ये है कि मैंने कहा कि वीर सागर जी मेरे को पीएचडी करना है, तो उनने कहा कि हाँ भाई साहब करो। तो मतलब मैं किस विषय पे करूं? तो उन्होंने मेरे को 10 विषय बता दिए। मैंने कहा मैं और कोई विषय ले लूं क्या? तो वो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम बताई जाती हैं। मतलब मुझे ये ऐसा फीलिंग होता है। लेकिन वीर सागर जी से मैंने जब ये कहा कि भाई साहब मेरे को पीएचडी करना है और सिर्फ एक विषय है मेरे पास में, मैं उसी विषय पे करना चाहता हूँ, यदि होगी तो करना है, नहीं होगी तो नहीं करना है। मैं अपना जो है मैं अपना समय उसमें लगाना नहीं चाहता हूँ बाकी के नए विषयों में। तो इन्होंने कहा कि आपका विषय क्या है? तो मैंने उनको अपना द्रव्य गुण पर्याय का विषय बताया कि भैया ये विषय मेरा बहुत दिन का चिंतित विषय है और चिंतित के साथ में मैं इसमें बहुत कंफ्यूज्ड भी हूँ। तो यदि मैं इस पर पीएचडी करूंगा तो मेरे को बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, उससे मेरा कंफ्यूजन भी दूर होगा और मेरा समाधान भी होगा। और मैं सचमुच में हुआ भी, मतलब मैं वो दृष्टि के विषय और प्रमाण का द्रव्य और दृष्टि के विषय का द्रव्यों को लेकर के बहुत बहुत कंफ्यूज था। इस बात को लेकर के मैं जयपुर में रोया भी था। लेकिन जो है मुझे समाधान बहुत हुआ उसके बाद में गुरुदेव श्री को कहें, उनको भी पढ़ने का और समझने का, मतलब वो टॉपिक पर जाकर के जब हमने समझा तो हमको ऐसा नहीं लगा जैसा आम धारणा बना देते हैं कि भैया दृष्टि का विषय को एक लाइन में बताओ, तो बोले जो पर्याय से भिन्न है उसका नाम दृष्टि का विषय है। तो जो है वो जब हम डीप में जाते हैं उससे जो हमारा जो समाधान निकल करके आता है, तो वो समाधान जो है वास्तव में हमको प्रेरित करता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुंडेर मुंडेर मतेर भिन्ना, मतलब सबकी रुचियां विभिन्न रुचियां जगत, माने अनेक रुचि वाले लोग होते हैं। मतलब आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक ही रुचि वाले लोग जो हैं दुनिया में हैं, हम जो विषय देंगे वो विषय में वो काम कर लेंगे। अनेक रुचि वाले होते हैं और वास्तव में तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार हमें अपने गाइड का चुनाव करना चाहिए। हम गाइड का चुनाव पहले कर लेते हैं और उसके बाद में हम कहते हैं साहब हमको जो है पीएचडी करना है। तो वो गाइड तो जो विषय उसका होता है वो विषय अपने बताता है, लेकिन आप अपनी रुचि के विषय का पहले क्राइटेरिया बनाओ और उसकी खोज करो। हमारे यहाँ दीक्षा के लिए 12 साल तक के गुरु को ढूंढने की आज्ञा दी है कि आप गुरु को ढूंढो 12 साल तक। ऐसे ही मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने विषय का चुनाव करके अपने गुरु को ढूंढो कि मेरा कौन गाइड बनने योग्य है। ऐसा मतलब मेरा ये समझ है, सोच है। और यदि इस दृष्टि से काम करेंगे तो उसमें मतलब निखार आएगा। मतलब जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यदि आपकी रुचि का विषय होगा तो आप उसमें वास्तव में सचमुच में कुछ विकास कर पाएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं तो फिर जो है गाइड बताता जाएगा कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, बस तुम वैसा वैसा करते जाओगे, कलेक्शन कर लोगे एक लेखों का, अपने उसका संकलनों का, और उसके बाद में हम उसको प्रस्तुत कर देंगे। मतलब इसके बीच में मेरी गाइड, मैंने जब पीएचडी की तो उसमें बहुत बीच में उतार चढ़ाव भी आए। एक समय तो ऐसा आया, सन 2000 में मेरे रजिस्ट्रेशन था और 2006 के या 2005 के दिसंबर में वीर सागर जी ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप जो है आपको 2 महीने में 3 महीने में आपका काम करके देना है, और नहीं तो आपका टाइम बार हम पहले ही हो चुका है, हम टाइम इसके एक्सटेंड कर चुके हैं, अब टाइम एक्सटेंड नहीं होगा, आपकी पीएचडी खत्म हो जाएगी, माने आपका जो है रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। तो अब मेरा काम तो वैसा, असल में मैंने संस्कृत में लिख के देना था, तो मैं लिखा तो हिंदी में था,
फिर इन्होंने मदद की मेरी, और इन्होंने फिर बहुत सारा मतलब उसमें काम हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ। और उस समय मेरे पास में जो इनके सब साथी हैं, लाल बहादुर शास्त्री के सुदीप जी हैं, अनेकांत जी हैं, जय कुमार जी उपाध्याय थे उस समय, तो इन लोगों के सबके फोन आए मेरे पास, और उनने दबाव ये डाला कि भैया तुम जैसे तैसे रजिस्ट्रेशन हुआ है, तुमने बहुत कुछ काम कर लिया है, आखिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तुम इसको जाने मत दो। तो फिर मेरे में जो है फिर उत्साह जागृत हुआ, और मैंने उसको फिर जैसे तैसे भाई साहब के सहयोग से हमने उसको करके दिया। एक बात बताऊं भाई साहब, मेरी जो पीएचडी है वो जंचने गई थी आपके, वो थे ना एक दामोदर जी शास्त्री के पास में मेरी पीएचडी जंचने गई थी, और उनने ही मेरा वाइवा लिया था। वाइवा में उन्होंने मेरे से एक वाक्य बोला था, बोले तुम्हारे शोध में, तुम्हारे काम में दर्शन तो बहुत अच्छा है, मतलब टॉपिक विषय उसका बहुत मैंने गहराई है उसमें, लेकिन तुम्हारी भाषा संस्कृत को लेकर के बहुत ऐसा उनने बोल करके, तो मेरे को जो है एक खुशी तो इस बात की हुई थी, उन्होंने मेरे काम को भाषा से नहीं तोल करके उन्होंने सब्जेक्ट से तोला था। लेकिन इस बात का वो भी हुआ कि भैया इन्होंने कहा, मैंने उस दिशा में काम बराबर नहीं कर पाया था। तो ये सब मेरे अनुभव हैं, और इस दिशा में मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कुछ काम है, इन काम को जरूर होना चाहिए। वीर सागर जी की पीड़ा जो है, उस पीड़ा में हम पूरी तरह से उनके साथ में सहभागी हैं। अभय जी ने जो बात कही है कि अभय हम उसको जो है और अच्छे से उसको ले जाएं, उसको मतलब पक्का कर देवे माने हम 10 विद्यार्थी 5 विद्यार्थी ऐसे बना देवे कि वो जो है ना उनको निश्चिंत करें हम आजीविका से, और उनके दृष्टिकोण को बहुत जो है उनको इस फील्ड में लगा के रखें। और मेरे को तो लगता है हमको कुछ दिन उनकी मदद करनी पड़ेगी, हो सकता है बाद में उनको अच्छा जॉब मिल जाए, यूनिवर्सिटी में कुछ जॉब मिल जाए, तो वो जो है वो तो मुक्त हो ही जाएंगे। लेकिन हमको शुरुआत में उनको बहुत जो है संबल देना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से इस दिशा में काम हो और ये कार्य अवश्य हो, इस भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं कृपा करें। आपके प्रश्न तो हम जरूर बताएंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने प्लान किया है कि हमारे जितने भी विद्वान हैं, जिन्होंने पीएचडी की है, हम उनका इंटरव्यू लें और हम वो इंटरव्यूज रिलीज करें। हमने ये प्लान किया है। अब ये प्लान थोड़ा सा मतलब इसमें मेहनत बहुत है और समय भी लगेगा, सबके समय का अनुकूल भी देखना पड़ेगा। तो ये लगभग 1 साल का प्रोजेक्ट हमने सोच के रखा है, और उसमें आप सबके जो अनुभव हैं वो हम विस्तृत रूप से जानेंगे और सबके सामने आएंगे। अभी जो हमारी वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप हम शोध प्रबंध कैसे लिखें वो नहीं, अभी हम सिर्फ रिसर्च पेपर कैसे लिखना है। वो पेपर कोई भी लिख सकता है, एमए किया हो या पीएचडी की हो, नहीं की हो, कोई भी लिख सकता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है। और हाँ, कंटेंट हम आपको नहीं सिखाएंगे, मतलब उसमें अंदर क्या है वो हम आप लिखना क्या है वो नहीं बताना है, कैसे लिखना है और कहाँ जमा करना है वो हम आपको सब बताएंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 3 तारीख तक फॉर्म भर के दे सकते हैं। तो अभी हम समाप्त करें आज का यहाँ पर। ठीक है। पापा की बात सुननी है। पापा की बात सुनने पर पापा मुझे दिख नहीं रहे तो अच्छा कोई बात नहीं। आप शुभकामनाओं के 2 शब्द हमें दे दे तो। ये तो मैं तो समझता हूँ पंडित पुरंदर स्नातक परिषद का ये सौभाग्य है कि इस कार्य को भी इसके साथ में जोड़ा गया है। और चूंकि पुरंदर स्नातक परिषद के कार्याध्यक्ष के नाते आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और वीर सागर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। वे बिल्कुल खुली किताब, खुला समय, हर समय उनका दरवाजा खुला ही रहता है। हम भी जब भी यहाँ याद करते हैं तो तत्काल उपस्थित होते हैं। यही सबसे बड़ा योगदान है। अब आप जितना
और हम उनसे ले सके ये अब अपने हाथ में है। हम जरूर जरूर बहुत बहुत आप सभी को आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ, आप भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ पापा आ रही है। बस ठीक है, जो समापन में कहना चाहिए वो शांति जी ने कह दिया है। बस मैं तो वीर सागर जी से ये कहता हूँ कि आपका जो अभी रूटीन का काम है, आप समझ लीजिए वो साइड में रख के, और अगर हम आपको 2 विद्वान देने की व्यवस्था कर दे रहे हैं तो उनसे आप जो वैभव अपना छुपा हुआ है उसे प्रकाश में लाने की दिमाग में प्लानिंग करें। मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों में 1-2 विद्वानों की व्यवस्था, कि जब तक वो आपके अंडर में काम करेंगे तो उन्हें जो भी मदद की जरूरत होगी उसकी पूर्ति हम किन्हीं न किन्हीं ट्रस्टों से करा सकेंगे, ऐसी हम अंदर में योजना भी बना रहे हैं। तो आपसे हमें बड़ी उम्मीद है कि अगर आपने 2 वीर सागर और तैयार कर दिए तो दादा का जो सपना था कालजयी विद्वान वाला या उच्च कोटि के विद्वान वाला, जहां तक देखो आत्महित की बात है वो तो हमारी श्वास प्रश्वास है। आत्महित की अध्यात्म हमारी श्वास है, उसके लिए कोई प्लानिंग है अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। वो हमारी दृष्टि बदल गई और हमारी रुचि में आ गया तो हमारा दैनिक जीवन में बाधक नहीं होता है वो, और वो उसमें बाधक नहीं होता है। लेकिन ये काम जो सामाजिक क्षेत्र में है, एक शैक्षणिक उच्च स्तरीय क्षेत्र में है, उसके लिए मेरी भावना बहुत है। तो आप ऐसी योजना बनाएं और जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि, और आप नजर भी रखें कि आप हमारा देखो जब हमने शुरू किया था तो ये भी था कि जो अपने प्रतिभाशाली विद्वान हैं, अभी शास्त्री कर चुके हैं या 1-2 साल के किए, पवित्र है या जो अपने दिल्ली में है या और भी जो हैं, वो इस लेन में आगे आवे तो उनको आप चुने कि आप किसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, कौन आप किससे आप काम ले सकते हैं और उसे क्या आवश्यकता है। स्थान भी हमारे पास है, अगर उसे कोई स्थान चाहिए हो तो स्थान भी है, और आर्थिक मदद चाहिए हो तो वो भी है, लाइब्रेरी भी है, सब है। आप विद्वान चुनिए और उनको इसमें नियोजित कीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी डॉक्टरेट विद्वान हैं, सबके पास हमारे छात्रों को हम कम से कम कुछ समय के लिए एक इंटर्नशिप के लिए हम उनके पास भेज सकें, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हम आज की सभा यही समाप्त करते हैं आप सबकी शुभकामनाओं के साथ। गूगल फॉर्म्स आपको भेज दिए गए हैं और आपको और भी ग्रुप्स पर मिल जाएंगे। जिनेश, कुछ कहना है? नहीं, बस ठीक है, तो हम आज यही समाप्त करते हैं। और रिसर्च पेपर कैसे लिखना है इस बारे में हम 14, 15, 16 तारीख को फिर मिलेंगे आपको। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि उस दिन मतलब ये जो 6 सेशंस होंगे ये जिनेश और मैं कंडक्ट करेंगे। बस ये एक क्लैरिफिकेशन था। बाकी मिलते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी को जय जिनेंद्र।